आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर शीत युद्ध काल में 5 पाठ नाम है उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। और इस क्रम में कल के क्लास में हम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में, दोनों का जो शर्तें थी उसके बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेपाल। क्या पढ़ेंगे? नेपाल। और इस बात को आप सब भली भांति जानते हैं, नेपाल एक पर्वतीय राज्य है। नेपाल के भौगोलिक स्थिति की बात कर ले तो नेपाल के 3 तरफ से इंडिया है। नेपाल के कितने तरफ से? 3 तरफ से इंडिया है और एक तरफ से चाइना है। और रियल में ही नेपाल मध्य हिमालय में बसा क्या एक पर्वतीय राज्य है। इसकी स्थिति की बात करें तो ये रहा आपका नेपाल। हम जो घेरा डाल रहे हैं ध्यान देंगे, इसी घेरा के अंदर ये नेपाल है। ठीक। नेपाल के उत्तर पश्चिम की बात करें तो भारत का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मतलब भारत के 5 ऐसे राज्य हैं। कितने? नेपाल से भारत के 5 राज्य। पहला हमने कहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो नेपाल से सटा हुआ है। और नेपाल के उत्तर में तिब्बत था, लेकिन 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत को क्या कर लिया? हड़प लिया। तो चीन के नियंत्रण में चला गया। तो अब तिब्बत ना कह के हम लोग चीन सीधा कहेंगे। और नेपाल के कंडीशन की यदि बात कर लें तो नेपाल एक पर्वत पदीय या एक पर्वतीय राज्य है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, नेपाल में ही पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट को, हिमालय को कालिदास ने अपने पुस्तक में पृथ्वी को नापने वाला डंडा कहा है। बात समझ गए? कालिदास ने लिखा। तो नेपाल भारत के उत्तर में बसा भारत का एक पर्वतीय पड़ोसी देश है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल के सीमा से सटा हुआ था। आपको बता दें, नेपाल में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। नेपाल में प्रारंभ से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। और नेपाल में राजा को राणा कहा जाता था। नेपाल में राजा को क्या कहते थे? राणा। नियम है, जब किसी देश में शासन व्यवस्था आनुवांशिक हो जाता है, खानदानी हो जाता है, तो राजा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
जनता के गला घोंटने का काम करता है, जनता पर अपने सिद्धांतों को जबरदस्ती थोपने का प्रयास करता है। तो प्रारंभ में नेपाल में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था बड़ी कुशलतापूर्ण तरीके से संचालित हो रही थी, चल रही थी, लेकिन आगे चलकर नेपाल में राजतंत्रीय व्यवस्था में अनेक सारी कमियां उजागर होने लगी, अनेक सारी कमियां दिखने लगी। इन कमियों को देखते हुए 1950 के दशक की कहानी है कि नेपाल में एक पार्टी है जिसका नाम है नेपाली कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। नेपाल में एक राजनीतिक पार्टी है, नाम क्या है? नेपाली कांग्रेस पार्टी, मतलब एनसीपी। इस एनसीपी पार्टी ने क्या किया? नेपाल की जनता में जागृति पैदा किया और जागृति पैदा करके राणा के प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया कि आप राजा हैं, राजा की तरह रहे, प्रजा को अपने पुत्र के समान दर्जा दें, सत्ता प्राप्त करके जनता को बेवजह परेशान ना करें। आंदोलन शुरू कर दिया और जो नेपाल के राणा थे, इस आंदोलन के उनको पद से क्या करना पड़ा? हटना पड़ा। लेकिन उन राणाओं में भी एक प्रसिद्ध थे, जनता का दुख दर्द और कष्ट को क्या करने वाले थे? समझने वाले थे, जिनका नाम था राजा त्रिभुवन। राजा त्रिभुवन नहीं, ये लोकप्रिय थे लोगों के बीच, जनता की समस्याओं को बढ़ चढ़कर समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो लोगों ने राजा त्रिभुवन के उदारता, अच्छी विचारधारा के कारण इन्हें क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। सॉरी, राष्ट्रपिता बना दिया। राष्ट्रपिता क्यों बनाया? तो राष्ट्रपिता इसलिए बनाया कि जब एनसीपी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, राणा के तानाशाही के विरुद्ध, राणा के निरंकुशता के विरुद्ध आंदोलन चला रहा था, तो उस समय नेपाली कांग्रेस पार्टी को, या यूं कहें नेपाली जनता को या आंदोलनकारियों को राजा त्रिभुवन ने क्या दिया था? सहयोग दिया था। तो उन्हें लगा कि हम राज परिवार के विरुद्ध सहयोग कर रहे हैं और राज परिवार का ही एक सदस्य हमें क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ये भी राज परिवार के ही लोग थे, राणा त्रिभुवन हमको सपोर्ट कर रहा है, मतलब निश्चित तौर पे ये जो व्यक्ति है हमारे हितों पर खरा उतरने वाला है। तो इनको क्या बना दिया? राष्ट्रपिता बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि राणा त्रिभुवन की 1955 में क्या होती है? 1955 में राजा त्रिभुवन की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और राजा त्रिभुवन के मरने के बाद इनका बेटा राजा बना, जिसका नाम क्या था? महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र राजा बना। कब बना होगा? 1955 में महेंद्र क्या हुआ? राजा बना। और जैसे ही महेंद्र राजा बना तो महेंद्र ने क्या किया? एक नया संविधान लागू किया। क्या किया? नया संविधान लागू किया। और नया संविधान लागू करते हुए नेपाल में संसदीय व्यवस्था लागू कर दिया। और नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। अब बांग्लादेश का जातीय संसद। नेपाल में संसदीय व्यवस्था लागू कर दिया। और सबको पता है नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। और सुमित से प्रश्न करना चाहूंगा, भारत के जो संसद है इसका नाम, भारत के संसद को किस नाम से जानते हैं? संसद कहते हैं। हिंदी में
संसद अंग्रेजी में पार्लियामेंट। बैठ जाओ। और मनीष खड़ा होंगे। अब रूस के संसद को क्या कहते हैं? रूस के संसद को क्या कहते हैं? कोई छात्र, एनीवन, छात्र या छात्रा, रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा पढ़े हैं? सिट डाउन। हाँ, हम जान रहे हैं। तो वैसे ही नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। संसदीय व्यवस्था की स्थापना कर दिया और राजा और जनता के बीच जनता की समस्याओं को राजा तक पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की बात आई। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। ठीक ठीक ठीक। हमने कहा राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया और नेपाल में पहली बार निर्वाचन हुआ। संसदीय व्यवस्था लागू होने के बाद नेपाल में पहली बार चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जीपी कोइराला, कौन? मतलब ये कह सकते भारत में एक अभिनेत्री है मनीषा कोइराला, उनके चाचा जी चाचा हैं। गिरिजा प्रसाद कोइराला को 1959 में कब नेपाल का क्या बना दिया गया? पीएम, मतलब प्रधानमंत्री। खुला रहने दो। जीपी कोइराला को, मतलब गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। और 1961 की कहानी है। कब की? 1961 को किसने? राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था की घोषणा कर दिया। कौन व्यवस्था? पंचायत व्यवस्था की क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। उनका मानना था कि जब पंचायत व्यवस्था की स्थापना होगी तो जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगी, लोकतंत्र के प्रति क्या होगी? आस्था बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा और नेपाल का लोकतंत्र भी विश्व के अन्य देशों के लोकतंत्र की तरह क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। और राजा महेंद्र ने नेपाल में 1962 में एक नया संविधान लाया। एक नया संविधान बना और 1962 के संविधान के द्वारा एक नया संविधान बना। उस नया संविधान का नाम था पंचायत संविधान। क्या नाम था? पंचायत संविधान का निर्माण किया गया और पंचायत संविधान का निर्माण किया गया और पंचायत संविधान के निर्माण के तहत नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। कौन राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया। दल विहीन, कौन? दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना कर दिया कि लोकतंत्र होगा लेकिन कोई दल नहीं होगा। एनसीपी है, वही एक पार्टी है चल रहा, उसी के कार्यकर्ता जो जनता में लोकप्रियता हासिल करेंगे, जनता उन्हीं को क्या करेगी? चुनाव करेगी। और सामाजिक वर्गों के बीच, समाज में लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए नेपाल की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदल दिया। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1972 में, कब? 1972 में, मतइयों कहें 1972 में कौन मर गया? महेंद्र का निधन हो गया। और महेंद्र के निधन के बाद इनका बेटा राजा बना। नाम था महाराजाधिराज वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव। नेपाल में बोलेगा श्री 5 को
नहीं, हाँ, महाराज धीराज वीरेंद्र विक्रम सौदे, मतलब यूं कहें कि महेंद्र के मरने के बाद इनका बेटा राजा बना वीरेंद्र। कब? 1972 में वीरेंद्र राजा बने और वीरेंद्र अपनी जनता के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। गलत कि सही? इसने चली आ रही सारी व्यवस्थाओं को बरकरार रखा, जो कमियां थी उन कमियों को भी क्या कर दिया? दूर कर दिया। लेकिन वीरेंद्र था, दो भाई। वीरेंद्र क्या था? बड़ा था, एक छोटका कौन था? ज्ञानेंद्र। हाँ, महेंद्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र ना। एक बेटा वीरेंद्र का एक बेटा था, ज्ञानेंद्र का भी एक बेटा था। सबके अंत में नदरा संयुक्त लगा हुआ है। तो वीरेंद्र राजा बना, उनका छोटा भाई कौन था? ज्ञानेंद्र। इस ज्ञानेंद्र ने क्या किया? अब कहने में कोई बुराई नहीं है, हाँ साबित हो गया ना, एकदम सही बात यही है। गेट बंद है, उधर से इधर से गंड है। अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद जिम्मेवार है, तो मैं जिम्मेवार हूं। गलत सही? मानवीय घटनाएं घटती है तो नहीं, ऊपर से हमला वो अलग बात हो गया। ऐसे सामान्य की बात बोला हूं, किसी का कुछ भी गायब होता है तो बाहर से नहीं ना होगा, क्लास के ही बच्चे ये करेंगे। तो प्रश्न है, ज्ञानेंद्र ने क्या किया? षड्यंत्र रचा। यह कहानी 2004 की है। नेपाली राज परिवार में एक दुर्घटना घटी। नेपाल के राज परिवार की एक परंपरा है, गुरुवार को रात्रि का जो भोजन होता है, जिसे हम आप लोग डिनर कहते हैं, पूरे परिवार के लोग अन्य दिन साथ खाए या न खाए, लेकिन गुरुवार के दिन शायद एक परंपरा है कि परिवार के जितने मेंबर हैं, बड़े से लेकर छोटा तक, सभी डाइनिंग टेबल पर साथ बैठेंगे, साथ मिलजुल कर खाएंगे। बस वही कहानी थी। 2004 और ये जो महीना था, 1 जून का यह तारीख था। 1 जून का क्या था? तारीख था। और सभी लोग बैठकर खा रहे थे। उसमें केवल 2 व्यक्ति नहीं था। इस रात्रि भोज में 2 व्यक्ति नहीं था, एक ज्ञानेंद्र और एक ज्ञानेंद्र के बेटा शामिल नहीं था। दीपेंद्र शायद नाम था उसका, पूरा ये थोड़ा सा आगे है। मेरा जो भी हो, इनका बेटा 2 शामिल था। वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, वीरेंद्र का बेटा जिनकी शादी होने वाली थी, उनकी भी पत्नी यहाँ पर उसमें उपस्थित थी। क्या हो गया? तो वहां आई थी, राज परिवार है ना। अचानक राजमहल में नकाबपोश कुछ उपद्रवी तत्व प्रवेश कर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठे ही सारे लोगों को गोली मार देते हैं। एक भी जिंदा नहीं बचता। कुछ जिंदा था भी, अस्पताल में जाके क्या कर दिया? दम तोड़ दिया। लेकिन उस घटना में केवल 2 व्यक्ति शामिल न होना कहीं न कहीं प्रश्न करता है कि वो अपने पत्नी को भेज दिया जाने तो पत्नी मरेगी, राजा बने दूसरा ब्याह कर लेंगे, शायद ये लगता है हमको। पाकिस्तान, नेपाल में एक शोक का मातम फैल गया। फिर राजतंत्र था। वीरेंद्र के मरने के बाद इनके क्रियाकर्म के पूर्व ही ज्ञानेंद्र को क्या कर दिया गया? राजा बना दिया गया। लेकिन कहावत है कि आदमी की वास्तविकता, किसी ने लिखा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से।
आप कितने बनावटी चेहरा दिखा लेंगे लेकिन आपकी सच्चाई नहीं छुपेगी। उसी प्रकार जैसे कागज का कितना भी खूबसूरत फूल क्यों ना बना दो, खुशबू नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। जो प्राकृतिक फूल है, ईश्वर ने, नेचर ने इंसान के अंदर जो प्राकृतिक गुण दिया है, अगर वह गुण अगर आपके अंदर उदारता का है तो कितना भी कुछ हो जाए उदार वाला गुण रहेगा। लेकिन क्रूरता कह दिया अगर आपके अंदर गुण है तो बनावटी चेहरा, पेंट पॉलिश लगा लेने से केवल चमड़ी का रंग बदल जाता है, इंसान का विचार बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो प्रश्न क्या है, यहाँ हत्या कर दी गई, ज्ञानेंद्र क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। और ज्ञानेंद्र राजा बनने के बाद इसने निरंकुश राजतंत्र की घोषणा कर दिया। क्या कर दिया? निरंकुश राजतंत्र की घोषणा कर दिया। और नेपाल में 7 राजनीतिक दल था। कितने? जब ज्ञानेंद्र राजा बना, निरंकुश राजतंत्र की घोषणा कर दिया, तो नेपाल के 7 राजनीतिक क्या थे? दल थे। और दूसरी बहुत बड़ी कहानी कि अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेपाल दाऊद इब्राहिम का अड्डा बन गया। कई बार नेपाल के समाचार पत्रों में, अखबार में दाऊद इब्राहिम के साथ ज्ञानेंद्र का बेटा का फोटो आ गया। नेपाल की जनता में आक्रोश की भावना क्या हो गई? बढ़ गई। सबके मन में शक हो गया कि हमारे राजा वीरेंद्र की हत्या यही कराया। डिमांड करने लगे जांच कराओ। कि राज परिवार की रक्षा के लिए 18,000 सिपाही पूरे फैले हुए हैं। उनके महल में भी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस दिन कोई अंदर गया नहीं, कोई अंदर से बाहर आया नहीं। इसका मतलब पहले से ही उस घर में अतिथि के रूप में प्रवेश करा दिया गया और उचित माहौल देकर उस घटना को घटवा दिया गया। मान लिया आम कोई आदमी जाएगा तो सिग्नेचर होगा, उसका नाम लिखाएगा, उसका कैमरा फोटो खिंचाएगा, राजा के साथ जाएगा, सम्मान है, उसको तो नहीं कहेगा आपका हम चेहरा चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं शक हुआ कि ज्ञानेंद्र या उनका बेटा के साथ ही गया होगा, वहां पर उसको रोक छोड़ दिया गया होगा। जैसे वहां जांच आयोग डिमांड करने लगा, 7 दल क्या हो गया? एक हो गया। और 7 दल एक होकर एक महान गठबंधन तैयार कर लिया, मोर्चा तैयार कर लिया गया। इन 7 में गिरजा प्रसाद कोइराला सबसे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे। इनको नहीं बनती थी प्रचंड से। पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जो माओवादी के नेता थे, उनसे बनता ही नहीं था। लेकिन दोनों क्या हो गया? मिल गया। कहा कि नेपाल में स्थिति भयावह है, अभी लड़ने से काम चलने वाला नहीं है। राजा निरंकुश होता जा रहा है। सभी पार्टी को बर्खास्त कर दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। गिरजा प्रसाद कोइराला को पद पर से क्या कर दिया? हटा दिया। कहा कि 7 मिलके पहले तो यहाँ लोकतंत्र को पुनः क्या करना पड़ेगा? बहाल करना पड़ेगा, तब ना चुनाव होगा, तुम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 पार्टियां मिलकर क्या हो गई? एक हो गई। प्रचंड से गिरजा प्रसाद कोइराला ने, प्रचंड मतलब माओवादी का नेता, पूरा नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, सब मिल गया। और आप सुने होंगे, क्योंकि आप लोग तो बच्चे होंगे, देखे नहीं होंगे उस समय, नेपाल 3-3 महीना तक लगातार बंद हो जाया करता था। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल लेते। 1 रुपया में मिलने वाला सामान 10 रुपया में बिकता था। स्थिति ऐसी भयावह हो गई। कब किसकी कहां हत्या हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और खास करके ज्ञानेंद्र और ज्ञानेंद्र के समर्थकों को तो वहां की जनता बकसता ही नहीं था, क्योंकि अभी तानाशाही अत्याचारी व्यवस्था का क्या है? अंग है। दबाव इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया कि आपको बता दें 2008 में किसको? ज्ञानेंद्र को त्याग पत्र देना पड़ा। गलत है सही? 2008 में ज्ञानेंद्र को क्या करना पड़ा? त्याग पत्र देना पड़ा। नहीं तो उनको लगा कि त्याग पत्र नहीं देंगे तो रशिया की तरह या विश्व के अन्य देशों में जैसे राजा को जिलेटिन पर फांसी पर चढ़ा दिया गया, कहीं जनता उग्र हो जाए तो राजा क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ा पावर तो जनता में होता है ना।
इन्होंने भी अपने भाई से क्या कर दिया, अपने पद को त्याग दिया। और त्यागने के बाद यहाँ पर लोकतंत्र को गणतंत्रीय लोकतंत्र, पहले संसदीय व्यवस्था थी, 2008 में घोषणा कर दिया गया गणतंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और गणतंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना जैसे हुई तो नेपाल में राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गया, क्योंकि गणतंत्र का तो मतलब ये होता है कि देश का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत क्या होगा, नहीं होगा। तो गणतंत्रीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। नेपाल में क्या हुआ, चुनाव कराया गया। और जब चुनाव कराया गया तो नेपाल के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राम वरण यादव बने और पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड बन गए। और ये गणतंत्रीय व्यवस्था बनने के बाद यहाँ पर नया संविधान निर्माण करने के बाद हुई, नया संविधान बना भी। लेकिन नया संविधान बना तो नया संविधान में एक मुद्दा आ गया, मधेसी। क्या है, मधेसी कहते किसे, तो बिहार के मधुबनी दरभंगा जिला के, या यूं कहे कि अपने सीतामढ़ी जिला के भी बहुत सारे लोग बहुत वर्षों से नेपाल में जाके रह गया है, बस गया है। बात समझ गए। जब नया संविधान बन रहा था या बना तो इन मधेसियों को अधिकार समाप्त कर दिया गया, नहीं दिया गया और अपने स्वदेश लौटने की बात है। तो मधेसियों का कहना था कि हम लोग तो बहुत दिन से आ रहे हैं, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी हो गई, सब कुछ हो गई है, यहाँ का मैं नागरिक बन चुका हूँ, अगर हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं जाऊंगा कहाँ। तो जब भी संविधान बना तो कहा कि संविधान तब बनने हम देंगे जब मधेसियों को आम नेपाली की तरह क्या मिल जाए, अधिकार मिल जाए। तो कई बार यहाँ के संविधान सभा को तोड़ा गया, कई बार संविधान को चलाया गया और आज भी मधेसी आंदोलन चल रहा है। हालांकि कुछ को अधिकार दिया गया, कुछ को बाकी है, लेकिन अभी पूरा संविधान नहीं बना है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के किस देश में संवैधानिक संकट चल रहा है, नेपाल में। और आज ये लोग तो अपने पद से हट गए हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं, महिला है, फर्स्ट लेडी जो नेपाल की राष्ट्रपति बनी है। और दूसरा केपी ओली हट गए। खड़ग प्रसाद कौन है, या खड़ग सिंह नेपाल के भी क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने। अभी कौन है, अच्छा नया हम राष्ट्रपति की बात कर लें, विद्या देवी सिंह भंडारी। और प्रधानमंत्री की बात करें तो शेर बहादुर दोइबा या दोइबा, शेर बहादुर दोइबा नेपाल के क्या है। नेपाल के बाद हम बात करते हैं भूटान पर। क्या बात कर लें, भूटान। और आप जानते हैं कि भूटान भी नेपाल की तरह एक पर्वतपदीय राज्य है, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक राज्य है। और यह भारत का पड़ोसी देश भी है और भारत के साथ इसका भी कल्चरल रिलेशन है। भूटान में भी जाने के लिए हमें वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होते हैं। जैसे गांव के बहुत सारे श्रमिक शहर में आके किसी चौराहे पर बैठकर रोजगार की तलाश करते हैं, वैसे ही भूटान बिहार के अलग अलग जिला के मजदूर लोग दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए नियमित भूटान चल जाया करते हैं, या महीनों रहते हैं फिर चल लौट के आ जाते हैं। उसको वीजा पासपोर्ट की जरूरत, बोलिए, नागरिक नहीं है।
वहां की सरकार को रिक्वेस्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। ये रहा आपका भूटान। ये जो बीच में घेरा हूं यही कौन है? आपका देश भूटान। राजधानी है थिम्पू। मुद्रा का नाम है न्यूगुल्ट्रम। राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा का नाम क्या है? न्यूगुल्ट्रम। और भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम भूटान की बात कर लें तो भूटान भी भारत का एक पड़ोसी राज्य है। भूटान की जो राजधानी है नाम है थिम्पू। मुद्रा का नाम है न्यूगुल्ट्रम। और भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। असम अब ना, पहले असम था अब असम है। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंग कहते हैं। ये 4 राज्य भूटान से सटा हुआ। आपको बता दें भूटान का जो राष्ट्रीय धर्म है बौद्ध धर्म है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। भूटान में भी प्रारंभ में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी और भूटान के जो अंतिम राजा थे नाम था जिंगमे शिंगमे वांगचुक। नेपाल के अंतिम राजा जिंगमे सिंगमे वांगचुक। इन्होंने क्या पाया कि हमारे पड़ोसी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भूटान बांग्लादेश में लोकतांत्रिक है। नेपाल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। जनता ने विद्रोह करके आंदोलन करके वहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। तो भूटान के राजा जिंगमे सिंगमे वांगचुक ने घोषणा कर दिया कि हमारे देश में भी अब संवैधानिक राजतंत्र होगा। क्या होगा? संवैधानिक राजतंत्र होगा। मतलब शासन के प्रधान राजा होंगे। शासन के संवैधानिक प्रधान कौन होंगे? राजा होंगे। लेकिन शासन को चलाएगा कौन? तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। मतलब संवैधानिक राजतंत्र में राजा नाम मात्र के शासन का प्रधान होता है। गलत कि सही? लेकिन सत्ता किसके हाथ में होता है? तो सत्ता जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में होता है। किसके हाथ में? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के हाथ में होता है। और यह नियम बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में आएंगे अधिक से अधिक 65 वर्ष तक ही पद पर रह सकते हैं। इंडिया में मरने तक है। इंडिया में भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नियम बना दिया कि 65 वर्ष के उम्र तक ही कोई व्यक्ति राजनीति में रह सकता है। 65 वर्ष उम्र पूरते ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। दूसरा, राजनीति में आने के लिए स्नातक होना अनिवार्य कर दिया। आप बीए हो, बीकॉम हो या बीए से मतलब नहीं है, स्नातक में ग्रेजुएट होगा। जो व्यक्ति क्या होगा? ग्रेजुएट। वही राजनीति में क्या करेगा? आएगा। भूटान विश्व का पहला देश है जहां राजनीति में आने के लिए स्नातक होना अनिवार्य है। उसके बाद एक छोटी सी प्रतियोगिता परीक्षा होगी। परीक्षा पास करेंगे तब आप राजनीति में जाके नॉमिनेशन भर सकते हैं। देश छोटा है नहीं, सोच है। हाँ, कोई बात नहीं है। वही में जो सबसे बेटर होगा उसको क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। ऐसा बना दिया गया। और यहाँ क्या हुआ? जो संसद है
भूटान का संसद, जैसे भारत में संसद के 2 सदन है, भारत में संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। आप खड़ा होंगे श्रीमान, दोनों का नाम बताइए। लोकसभा और राज्यसभा। हाँ ठीक बोला, लोकसभा और राज्यसभा। बैठ जाइए। वैसे ही भूटान में 2 संसद, 2 सदन के, संसद के 2 सदन हैं। एक का नाम क्या है? राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा, और दूसरा का नाम क्या है? राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय सभा मतलब भारत के लोकसभा के समान है, राष्ट्रीय परिषद मतलब भारत के राज्यसभा के समान है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25, 20 प्लस 5, 20 निर्वाचित है और 5 राजा के द्वारा मनोनीत। जैसे भारत में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय सभा, तो राष्ट्रीय सभा में 47 है। इसे हम निम्न सदन कहते हैं और इसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। बड़ी शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ के शासन व्यवस्था चल रही है। और वर्तमान समय में भूटान के जो राष्ट्रपति हैं वह इन्हीं के बेटा है, जिंगमे शिंगमे वांगचुक के नाम है जिंगमे नामग्याल खेसर। जिंगमे नाम ग्याल खेसर, जिंगमे नामग्याल खेसर क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब चर्चा करते हैं भूटान के बाद। अगर हम आते हैं तो भूटान के बाद आते हैं श्रीलंका पर। किसकी बात कर ले? श्रीलंका। श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा हुआ श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका ये है। श्रीलंका भारत के नीचे हिंद महासागर में भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही रिलेशन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं, भारत और श्रीलंका में शायद संबंधी स्थापित करने के लिए श्रीलंका की यात्रा किए थे। उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके लंका में रावण ले गया था। रावण लंका के राजा थे, तो वहां पहुंचने के लिए उन्होंने एक पुल बनवाया था। उस पुल को आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि, और एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। यहाँ है पाक जल संधि और नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। बात समझ गए? और भारत और श्रीलंका के बीच मात्र 52 किलोमीटर दूरी है। सरकार तो कह रही है कि दोनों आदमी मिलकर 52 किलोमीटर पुल बना दो, लेकिन खर्च दोनों को आधे देना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका की औकात नहीं है कि वह क्या कर सके? निर्माण में पैसा दे सके, क्योंकि वो भी तब चंदे पर चल रहा है। गलत कि सही? तो श्रीलंका जिसे प्रारंभ में सिंघल द्वीप कहा जाता था, 1948 में यह इंग्लैंड से आजाद हुआ। इन्हें सिंघल द्वीप या सीलोन भी कहा जाता था। गलत कि सही? श्रीलंका को सिंघल द्वीप या सीलोन के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें श्रीलंका की जो राजधानी थी पहले कोलंबो थी। कहाँ थी? लेकिन कोलंबो का अब नाम बदल दिया गया। नाम बदल के कर दिया गया श्री जयवर्धनेपुरम। क्या कर दिया गया? श्री जयवर्धनेपुरम ये कर दिया गया। नहीं, वही है, नाम बदला। आपको बता दें श्रीलंका के 80% लोग बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। और श्रीलंका की जो मूल भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, उसका नाम है सिंघली। हालांकि श्रीलंका के कुल आबादी की बात करें
कुल आबादी की बात करें तो 80% सिंहली है और 20% में तमिल और कुछ मुसलमान है। नियम है जिसकी आबादी जहां ज्यादा होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है और जिसकी आबादी क्या होती है, कम होती है, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो श्रीलंका में आपको बता दें सिंहली क्या है, बहुसंख्यक है और तमिल क्या है, ये हो गया बहुसंख्यक और क्या हो गया अल्पसंख्यक। सिंहली बहुसंख्यक है, तमिल क्या है, अल्पसंख्यक है। तो सिंहली समुदाय के लोग तमिल समुदाय के लोगों पर बड़ी अत्याचार करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इन्हें श्रीलंका में किसी भी प्रकार का राइट, किसी भी प्रकार का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। सिंहलियों का मानना है कि जो तमिल है मूल रूप से भारत के वासी हैं, कहाँ हैं, इसलिए यहां से छोड़कर चले जाएं। तमिल का कहना है कि हम यहां से कैसे जाएं, अब तो हमारी पहचान श्रीलंका से जुड़ चुकी है, अब तो हमें यहां ही रहने दिया जाए। और तमिल लोग अपने लिए एक बंजर प्रदेश का डिमांड कर दिया। एक टापू था उत्तर में, नाम था जाफना। कहा कि हमको जाफना द्वीप क्या करो, दे दो और पूरे श्रीलंका को अपने हाथ में क्या करो, रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। और कहा कि हमको एक नया जाफना द्वीप दीजिए जहां पर अपना एक अलग राज्य बनाएंगे। राज्य श्रीलंका में इलम मतलब होता है राज्य, एक अपना नया राज्य बनाएंगे, एक नया इलम बनाएंगे, वहीं रहेंगे हम। लेकिन 1956 की कहानी है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री भंडारनायके बना। एस भंडारनायके महिला थी, किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। संसार में श्रीलंका पहला देश है जहां पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाम क्या था, एस भंडारनायके। एस भंडारनायके जब प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया और बौद्ध धर्म को राजधर्म या राष्ट्रीय धर्म क्या हो गया, बना दिया। तमिलों का कोई महत्व ही नहीं दिया। जब तमिलों को कोई महत्व नहीं मिला, तमिल क्या हुए, हिंसा का रास्ता अपना लिए, उग्र रास्ता को अपना लिए। क्या कर लिए, उग्र रास्ता को अपना लिए। और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तमिलों ने एक ग्रुप बनाया, नाम था LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। LTTE मतलब लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम नामक एक उग्रवादी ग्रुप, या यूं कहो श्रीलंका के लिए आतंकवादी ग्रुप क्या कर लिया, बना लिया। और इसका नेता बन गए। नेता कौन बने, प्रभाकरण। कौन बने, प्रभाकरण इसके क्या बने, नेता बने। इतना उग्र रास्ता को अपना लिया कि श्रीलंका की सरकार पर भारी पड़ने लगा। ये विश्व का यह पहला संगठन था जिसके पास अपना जल सेना, थल सेना, वायु सेना और श्रीलंका की सरकार से ज्यादा इसके पास कुछ था। शायद इससे बाहरी दुनिया का भी सपोर्ट मिलना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इतना ज्यादा ये मचा दिया, उत्पात मचा दिया। देखा कि हित नहीं हो रहा है मेरा, उत्पात मचा दिया कि 1987 में जयवर्धने, महिला जयवर्धने श्रीलंका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। इससे भारत से क्या मांगना पड़ा, सपोर्ट, सहयोग मांगना पड़ा कि हमको सहयोग कीजिए। तो जयवर्धने के कहने पर, नहीं, राजीव गांधी, जयवर्धने के कहने पर 1987 में किसने, राजीव गांधी क्या भेजी, शांति सेना भेजा। क्या भेजा,
शांति सेना भेजा, और यह शांति सेना जब वहां पहुंची तो यह शांति सेना ने वहां पर शांति व्यवस्था को स्थापित करने का क्या किया, काम किया। लेकिन 1987 में शांति सेना गई और 1988 में जयवर्धने राष्ट्रपति के पद पर से क्या हो गए, हट गए। और जैसे ही जयवर्धने राष्ट्रपति के पद से हटे तो रणसिंह प्रेमदास, कौन, रणसिंह प्रेमदास क्या बने, नया राष्ट्रपति बने। कहाँ के, श्रीलंका के। न होता है कोनो कोनो कहता है कि तेरा होशियार है बुद्धि से, गांव में अच्छे खराब शब्दों में कि बाबा जेठ कोनो कोनो के कहता है, सही था ये। इसको लगा हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लोकोक्ति गांव वाला की घर में अन्ना बहरा ठेकार करता है, लड़ने की औकात नहीं। तो समझा अपने पावर को। श्रीलंका ने भारत सहयोग लिया। जब ये बना, प्रेमदास जब बने, इन्होंने शांति सेना को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। और 1994 हटा दिया। लेकिन जैसे ही हटाया, श्रीलंका शिवसेना वापस आ गई तो पुनः अपना उग्र रूप मांग लिया। सरकार को अंत में प्रभाकरण के सामने क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। हालांकि विश्व बैंक, यूएनओ, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन देशों ने कई बार मध्यस्थता करने का काम किया। सरकार लिट्टी के सामने डाउन हुआ, कहा कि ठीक है आपको हम जाफना प्रायद्वीप दे देंगे। तो कहा कि अब जाफना न लेंगे। और पूरे श्रीलंका में जौन जहां वहां रहेगा, ओपन चुनाव होगा। जिसे जनता का सपोर्ट मिलेगा वह सत्ता को प्राप्त करेगा, और जिसे जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि राजीव गांधी ने बिना बात को जाने समझे अपनी झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए तमिलों पर जाकर से भेजा। तमिलों पर अत्याचार किया था इंडियन सैनिकों ने, शांति के नाम पर उन्हें डंडों और गोलियों का प्रहार किया था। तो ही 1991 ईस्वी के चुनाव में चुनाव प्रचार करने गए थे, कहा तमिलनाडु में। और रियल में तमिल अपने तमिलनाडु राज्य का ही है, गलत कि सही। वहीं प्रचार करने गए थे। तो एक नलिनी, एक लड़की थी, नाम क्या था, नलिनी, मानव बम बन गई। हालांकि वो मरी नहीं, हाँ अभी भी जेल में है। नलिनी मानव बम बनी। और उसको जाके राजीव गांधी को क्या पहना दिए, माला पहना दिए। और माला पहनाने के बाद वहां से हटी। कोई मानव बम था ना, माला था उसमें, बम से क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। गलत सही, बम से उड़ा। राजीव गांधी का तो पता है कि लोग, हम न्यूज सुने थे शाम के 4 साढ़े 4 बजे न्यूज हम सुने थे। थोड़ा तो उस समय होशियार थे ही, 12-13 साल के हो चुके थे। नहीं, ऐसा कोई शरीर का, हाँ अंग से पहचाना गया। मतलब कुछ अंग पहचान तो उससे चिन्हा गया। मैंने 1 फीट का शरीर का कोई बॉडी नहीं बचा था, इतने खंड में बटे थे। उनके मांस को बटोर कर लाया गया। हाँ सही बात है। और अंत में समस्या वहां पर क्या हुई, शांति हुई। कुमारतुंग वहां के राष्ट्रपति बने, समझौता कराने का प्रयास किया। और अंत में व्यवस्था और आगे नहीं साथी, प्रभाकरण मर गए, कि जाफना टापू पर रह गया 2006 में। 2006 से ही जल युद्ध यहाँ चल रहा है। ये टापू पर से वहां पर जल की किल्लत को देखता है। और श्रीलंका आज भी इन तमिल सिंहली के विवाद में क्या है, फंसा हुआ है। और यही विवाद यहाँ अशांति का मूल क्या है, कारण है। इसके विकास के मार्ग में क्या है, बाधा है। और श्रीलंका अपने हित के लिए चीन से सपोर्ट लिया है। अपने ग्वाइदर बंदरगाह का नवनिर्माण करवा रहा है। लेकिन वहां आज भी जल युद्ध चल ही रहा है। ठीक है।